चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कल वाला वीडियो आई थिंक आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों के बारे में, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। यहाँ पे अधिवेशन की बात कही जा रही है, लेकिन अधिवेशन ये संयुक्त रूप से होना चाहिए। यानी कि जब भी बैठक होगी तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों का बैठक एक साथ होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए यही पूछा जा रहा है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। कब बुलाया जाता है मतलब राष्ट्रपति को ये कब अधिकार दिया गया है कि दोनों सदनों का वो संयुक्त बैठक बुला सके, ठीक है। देखिए, संयुक्त अधिवेशन के बारे में हम आप लोगों को बताए थे कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति आहूत कर सकता है। कौन आहूत कर सकता है? राष्ट्रपति आहूत कर सकता है। आहूत करने का मतलब भी बताए थे आप लोग को, बुलाना होता है, राष्ट्रपति बुला सकता है, ठीक है। इसमें एक प्रोसेस होता है। क्या होता है कि जब राष्ट्रपति चाहे तभी बुला सकता है, लेकिन इसके कंडीशंस क्या है, क्यों वो बुला सकता है। हमारे ऑप्शंस हैं। पहला है केवल राष्ट्रीय आपात की स्थिति में। दूसरा, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। और तीसरा, एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, ठीक है। देखिए, जो पहला इसका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है। जब मान लीजिए राष्ट्रीय आपात की स्थिति बन रही हो तो उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा को इकट्ठे बुला सकते हैं, यानी कि उनका संयुक्त अधिवेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई विधेयक है और उसे क्या कर दिया गया है, एक सदन ने पास कर दिया है, दूसरे सदन ने अस्वीकार कर दिया है, तो इस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। बल्कि जो तीसरा कंडीशन दिया है कि एक सदन द्वारा अनुमोदित तथा दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार, मान लीजिए कि कोई एक विशेष तौर पे कोई कानून देश के लिए बनाया जा रहा है और एक सदन ने उसका अनुमोदन कर दिया कि हाँ हम इसके समर्थन में आएंगे, और दूसरे सदन ने उसको अस्वीकार कर दिया, तो इस कंडीशन में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो जो संयुक्त अधिवेशन है वो पहला और तीसरा कंडीशन सही है, इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा आंसर सही हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन जो है, जब आप अनुच्छेद देखेंगे आर्टिकल 108, ठीक है, अनुच्छेद 108 देखेंगे तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है, ठीक है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि संयुक्त अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 108 आप लोग याद रखेंगे। कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकता है। अब तक कितनी बार बुलाया गया है? अब तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। कब कब हुआ है? तो पहला 1961 में हुआ था, दूसरा 1978 में हुआ था, और तीसरा जो है वो 2002 में हुआ था, ठीक है। ये 3 अधिवेशन हो चुके हैं अब तक, संयुक्त अधिवेशन। ये सारी चीजें आप लोग को बता दिया गया है। पहला 1961 में कब हुआ था कि जब एक अधिनियम लाया जा रहा था, दहेज निवारक निषेध अधिनियम, ठीक है, तो वहां पर इसको रखा गया था 1961 में, ठीक है। तो ये चीजें 3 अधिवेशन अब तक संयुक्त अधिवेशन हुआ है भारत जब से आजाद हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है। देखिए, ये केंद्र की बात नहीं बल्कि ये राज्य की बात हो रही है कि जो राज्य विधानसभा है, जैसे वहां पे केंद्र में लोकसभा होता है, वैसे राज्य में क्या होता है? राज्य विधानसभा। तो अगर राज्य विधानसभा कोई कोई नियम पारित कर रहा है साधारण विधेयक द्वारा, तो कितनी अधिकतम अवधि तक जो विधान परिषद है उस विधेयक को अपने पास रख सकता है। देखिए, पहले कंडीशन में वो अधिकतम 3 महीने तक अपने पास रख सकता है। कितने महीने तक? 3 महीने तक अपने पास रख सकता है। और 3 महीने के बाद अगर दोबारा भेजने पे क्या होता है कि विधान परिषद अधिकतम अपने पास अधिकतम 1 माह तक अपने पास रख सकता है, ठीक है, दोबारा भेजने पे। लेकिन जब पहला कंडीशन रहेगा, पहली बार भेजा जाएगा, तो अधिकतम वो 3 महीने तक उसको विलंबित कर सकता है। तो जो 12वां क्वेश्चन है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो ऑप्शंस है हमारे, जब राज्य का मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, बिल्कुल गलत है। मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने से राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होता, बल्कि 6 माह के अंदर फिर से क्या किया जाता है, चुनाव किया करवाया जाता है। दूसरा, राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, बिल्कुल नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देगा। चुनाव की घोषणा कर दी जाए, चुनाव की घोषणा करने पर आचार संहिता लागू होता है, ना कि वहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है उसके लिए कंडीशन जो दिया है वो है राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चलाया जा रहा हो। ठीक है, जो राज्य की शक्तियां हैं वो अच्छे से काम नहीं करती हैं। ठीक है, तो उस वहां पे क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, और ये संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यूपी है, यूपी की गवर्नमेंट अच्छे से काम ना करे तो क्या करेंगे, जो राष्ट्रपति हैं वो 356 लगा करके राज्य के सरकार को विलंबित कर देते हैं, हटा देते हैं कि आपका कोई काम नहीं है, इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? सबसे पहले पंचायती राज किसने अपनाया था? तो आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान ने अपनाया था। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को हम पूरा पढ़ाए थे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो संविधान के किस भाग में है, भाग 9 में इसको रखा गया है। ठीक है, दूसरा चीज आप लोगों को बताया गया था कि कैसे कैसे इसको चोल वंश से लेकर के भारत के ये वर्तमान भारत में आया। स्थानीय स्वशासन का पिता किसको कहते हैं? तो स्थानीय स्वशासन का पिता जो है वो लॉर्ड रिपन को कहते हैं। किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। दूसरी चीज आपको बताया गया था कि जो त्रिस्तरीय मॉडल है, ठीक है, त्रिस्तरीय मॉडल है वो किसके द्वारा लाया गया था? तो वो बलवंत राय मेहता समिति के कहने पर लाया गया था। बलवंत राय मेहता की समिति के कहने पर लाया गया था त्रिस्तरीय मॉडल। ठीक है, सबसे पहले इसे 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में इसको सबसे पहले लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान के नरौरा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, जो भारत की संसद है वो किसी राज्य के सीमा में नाम में परिवर्तन कर सकती है। जब संविधान का अनुच्छेद 2 और 3 आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 2 और 3 आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये मिलेगा कि संसद किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और ये परिवर्तन जो करती है वो सामान्य बहुमत से किया जाता है। ठीक है, कौन से बहुमत से किया जाता है? सामान्य बहुमत से किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। आप लोग जब संविधान पढ़ते हैं ना तो संविधान का जो आपको मिलता है प्रस्तावना, क्या मिलता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना की शुरुआत कैसे होती है? हम भारत के लोग, क्या होता है? हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना की शुरुआत है। हम भारत के लोग कहने से मतलब होता है जनता से। किससे मतलब होता है? जनता से मतलब होता है। जो पूरा का पूरा भारत का राजनीतिक शक्ति है वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है, वो जनता का कह सकते हैं, जनता के माध्यम से ही वो शुरू होता है, और राजनीतिक शक्ति का स्रोत जो है वो जनता ही है। ठीक है, संविधान बिल्कुल नहीं, संविधान जनता के लिए ही बना है, संसद जनता के लिए बना है, संसद और राज्य विधानसभाएं सब, संसद जितने भी बने हैं, संविधान बने हैं, वो सब किसके लिए बने हैं? जनता के लिए बने हैं। इसलिए राजनीतिक शक्तियों का स्रोत कौन होगा? जनता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान, ठीक है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन कर सकता है? देखिए, संसद के चाहे दोनों सदनों का सत्रावसान हो, चाहे संयुक्त अधिवेशन हो, या हम कह सकते हैं कि लोकसभा का विघटन हो। क्या हो? लोकसभा का विघटन हो।
ये सारे काम कौन करते हैं? तो ये सारे काम, ये सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास है। उपराष्ट्रपति का कोई अधिकार नहीं होता। जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में होते हैं, और उपराष्ट्रपति का दूसरा काम होता है कि वो राज्यसभा के क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ एक सदन का, कह सकते हैं कि एक सदन का सदस्य होता है, तो वो दोनों सदनों का सत्रावसान नहीं कर सकता। लोकसभा अध्यक्ष सिर्फ लोकसभा का सत्रावसान कर सकता है, लेकिन दोनों सदनों का सत्रावसान कौन कर सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी आयु तक के बच्चों को किसी फैक्ट्री, कारखाने या खतरनाक काम में नियुक्ति करने को मनाही है। ठीक है, यानी कि जो बच्चे हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कितने उम्र तक के बच्चों को काम करने से लिए रोका जाता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि जब कभी होटल पे आप लोग देखे होंगे छोटे बच्चे काम करते हैं, तो जैसे ही वहां पे अगर पुलिस की कोई गाड़ी आएगी ना, वो बच्चों को छिपा देते हैं। क्यों छिपा देते हैं? क्योंकि उनको पता रहता है कि अगर उनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, कितने से? 14 वर्ष से कम है, तो उनको किसी भी फैक्ट्री, कारखाने या खतरनाक काम में हम उनको रख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 18वां क्वेश्चन है उसका आंसर क्या सही होगा? तीसरा आंसर सही होगा, 14 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में, ठीक है, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने की बात कही है। ठीक है, देखिए आरक्षण की बात यहाँ हो रही है। आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्राविधान अधिकार देता है? ठीक, देखिए जो अनुच्छेद 19 है, ठीक है, अनुच्छेद हमें क्या देता है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता देता है? पहले 7 देता था, जो धन रखने का अधिकार था वो भी हमें देता था, लेकिन बाद में उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अभी हमें कितना वो अधिकार देता है? टोटल वो हमें 6 अधिकार देता है, जिसमें जिसमें कह सकते हैं आरक्षण की कोई बात नहीं की गई है, तो ये नहीं होगा। जो अनुच्छेद 46 है, अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य एसटी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान करेगा। ठीक है, एससी एसटी के लिए प्रावधान करने की बात कही गई है, आरक्षण देने की बात नहीं की गई है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन यहाँ जो अनुच्छेद 16 है, ये हमें नौकरी में और शिक्षा में क्या देता है? कमजोर वर्ग को आरक्षण देता है। तो जो 19वां वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन सा सही होगा? बी वाला, दूसरा वाला इसका आंसर सही होगा, अनुच्छेद 16। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? ठीक है, कैसा अधिकार कहा जा रहा है? राजनीतिक अधिकार कहा जा रहा है। संविधान का जब हम भाग 3 पढ़ते हैं ना, तो भाग 3 जो हमें बताता है वो मूल अधिकार के बारे में कहता है। कौन से अधिकार के बारे में? मूल अधिकार के बारे में। भाग 3 में जितने भी अधिकारों का वर्णन होगा वो मूल अधिकारों का वर्णन होगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार आपको भाग 3 में मिलेगा, कानून के सामने समानता का अधिकार भाग 3 में मिलेगा, जीवन का अधिकार भाग 3 में मिलेगा। तो जितने भी ये तीनों अधिकार हमें मिल रहे हैं वो सब भाग 3 में हैं, तो भाग 3 में हमें क्या मिलता है? मूल अधिकार मिलता है। लेकिन यहाँ पे राजनीतिक अधिकार की बात कही जा रही है। एक हमारा आंसर बच रहा है, दूसरा वाला, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो चुनाव लड़ने का अधिकार कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है, ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज के 10 क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी क्वेश्चंस में आप लोग को डाउट हो रहा है वो सारे आप लोग नोट डाउन करते चलिए, सब पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बाय गाइज।